नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैप्टर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इस चैप्टर के हमारे ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हो चुके हैं बेटा, जिसमें से हमने फर्स्ट 6 लेक्चर्स में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। फ्रॉम 7th लेक्चर ऑनवर्ड्स हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करना स्टार्ट किया है। अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो डायरेक्टली ये लेक्चर मत देखिए बच्चों, आप फर्स्ट लेक्चर से लेकर 7th लेक्चर तक एक सीक्वेंस में पहले उसको देखो। देखो कैसा ना, पिक्चर बीच में से देखेगा तो स्टोरी समझेगा नहीं बेटा, स्टार्ट से लेके एंड तक देखेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी ऑफ द पिक्चर वेरी नाइसली। अपना कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स हुए हैं, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, एडवांस पॉइंट्स है, और आने वाले लेक्चर में इससे भी हाई फाई पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बेटा। बट ये तुमको तब तक नहीं समझेंगे जब तक तुमने बेसिक लेक्चर देखे नहीं है बेटा। ओके, दूसरी बात ये है बेटा कि आज मुझे थोड़ी सी सर्दी है एंड आई गॉट लिटिल बिट ऑफ थ्रोट पेन ऑल्सो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना साफ और क्लियर बोल सकूं। ओके, लेक्चर के बीच में अगर छींक आ जाए मुझे सो प्लीज एक्सक्यूज एंड बट लेट अस मेक इट अ पॉइंट दैट कि पढ़ाई हमेशा चालू रहना चाहिए। लेक्चर्स मस्ट गो ऑन एंड लर्निंग शुड ऑलवेज कंटिन्यू। ओके, आज के इस इकोसिस्टम के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कौन से टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, दैट्स नंबर 1। सेकंड, फिर हम कवर करेंगे 10% लॉ, फिर हम कवर करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ये 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे इसके। उसके बाद हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की बेटा। ओके, सो लेट्स क्विकली बिगिन। अब इकोसिस्टम में if we are talking about pond ecosystem, पॉन्ड इकोसिस्टम यानी पानी के अंदर। अब पानी के अंदर बेटा प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं, यानी पानी के अंदर खाना बना के देने का काम किसका किसका है। सो पानी के अंदर खाना कौन बना के देगा बेटा, तरह तरह के एल्गे होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, एंड एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों, प्लैंक्टन्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे डायटम्स ये सब हो गए ना बेटा। ओके, और फाइटो यानी प्लांट्स, सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर खाना खाते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग जू प्लैंक्टन्स बोलेंगे बेटा। ओके, सो पानी के अंदर प्रोड्यूसर्स ये सारे हैं। नेक्स्ट, तो पानी के अंदर कंज्यूमर्स कौन कौन होंगे बेटा, कंज्यूमर्स में आएगा जू प्लैंक्टन, दूसरे आएंगे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में यू विल हैव तरह तरह की फिश एंड सम ऑफ द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, पानी के अंदर डीकंपोजर्स कौन होंगे, डीकंपोजर्स विल बी बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो बैक्टीरिया और फंगाई क्या है ना, सारे के सारे डेड बॉडीज को सड़ा देंगे बेटा। ये खाली एग्जांपल याद रखो, ये एमसीक्यू में घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के नीट एग्जाम में पूछ सकते बेटा। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, वो ओमनीवोरस होते हैं बेटा। अब ओमनीवोरस यानी जो वेज नॉन वेज दोनों भी है, यानी जो प्लांट्स को भी खाता है और जो मांस मच्छी भी खाता है बेटा। ओके, इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल ह्यूमन है। बट इसके अलावा देखो कुछ और एग्जांपल है जो याद रखना, जो ओमनीवोरस होंगे, जैसे क्रो, जैसे कॉकरोच, जैसे बियर, बियर नहीं पढ़ने का, इसको बेयर्स बोलने का। बियर तो शराब होती है ना। अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, सामाजिक नॉलेज याद रखो। ओके, सो बेयर्स, क्रो, कॉकरोच, ह्यूमंस, ये सब के सब क्या होंगे, ये होंगे ओमनीवोरस बेटा। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन। the interaction
of different food chains with each other is called dash. आंसर क्या होना चाहिए? तो इज कॉल्ड एज फूड वेब. बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. देखो हमने हमारे बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया था फूड चेन. चेन कैसे होती है? चेन यानी साकली. उसमें कैसे एक एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, ऐसे, बराबर है. यानी समझो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से घास को रैबिट ने खाया, रैबिट को वुल्फ ने खाया, वुल्फ को लायन ने खाया, तो एक कड़ी हुई ना. इसको इसने खाया, इसको इसने खाया. तो ये जो सिंपल जो जाता है ना, जो एक कड़ी की तरह जाता है वन पॉइंट टू अनदर, इसको बोलते हैं फूड चेन. पर समझो एक को बहुत सारों ने खाया और उनमें से हर एक बहुत सारे के द्वारा खाया गया. सो इस तरह के इंटरएक्शन को, इंटरकनेक्शन को हम बोलेंगे फूड वेब. सो द इंटरएक्शन ऑफ मेनी फूड चेन और यू कैन सी द इंटरकनेक्शन ऑफ मेनी फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. एकदम आसान है बेटा, खाली है ना इंग्लिश में उलझना मत, अंग्रेजी अपने को भी आता है. ओके चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. हमने बेटा इस चैप्टर में एक लॉ है 10% लॉ. वो 10% लॉ किसने दिया था? अगर साइंटिस्ट का नाम पूछा तो वो अपने को आना चाहिए. इट वाज आर लिंडरमैन in the year 1942 gave R. Linderman in the year 1942 gave 10% law. 10% law states that only 10% of energy is transferred to the next trophic level from the previous trophic level. अब इसमें कैसा है बेटा, तुमने पिरामिड का स्ट्रक्चर तो देखा है ना. अब इकोलॉजिकल पिरामिड में नीचे की तरफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके बाद हर्बीवोरस आते हैं बेटा, हर्बीवोरस के बाद कार्निवोरस और उसके बाद टॉप लेवल कार्निवोरस आते हैं. सो समझो फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के पास, समझो फॉर एग्जांपल बेटा अगर इनके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये केवल 1000 देंगे बेटा. एक एक जीरो कम करते जाओ. नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये 100 देंगे और उसके बाद के ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10 जाएगा. यानी 10,000 का सिर्फ 10%, ओनली 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फिर 1000 का 10% इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फिर 100 का 10% विल बी 10, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. So 10% law states that only 10% of energy is transferred to the next trophic level from the previous trophic level. This was given by R. Linderman in the year 1942. अगर भूल गया ना तो पट्टी बेटा. ओके राइट, भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. फिर ये क्या है? ये है इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में किसने डिस्क्राइब किया था? तो इट वाज सी एल्टन इन द ईयर 1927. देखो 1942 है, ये 1927 है. अब ये सारी बातें बहुत जरूरी है, ये एक्स्ट्रा बात है बेटा. सो एल्टन जो है ना, इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में डिस्क्राइब किया था. अब पिरामिड हम लोग बेसिक लेक्चर में सीख चुके हैं कि पिरामिड 3 तरह का होता है. एक तो होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी. इसमें से पिरामिड ऑफ बायोमास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट. पिरामिड ऑफ बायोमास
in C, or you can say oceanic pyramid of biomass is always inverted. ये पिरामिड हमेशा उल्टा होगा. अच्छा, अब बायोमास यानी वजन. अब वजन के हिसाब से प्रोड्यूसर्स प्लांट्स बहुत सारे हैं, तो उनके बॉडी में बायोमास यानी जो न्यूट्रिएंट्स वो स्टोर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगा. समझो 10,000 किलो है. फिर प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवरस कम है, उनके बॉडी में बायोमास थोड़ा कम रहेगा. कार्निवरस में और कम, और टॉप कार्निवरस में और कम. पर बेटा बात क्या हो जाती है, पानी के अंदर दैट इज सी और ओशन, इसमें कहानी उल्टी है ना बेटा. पानी के अंदर कैसा है कि एक्वेटिक प्लांट्स तुमको कम नजर आएंगे पर एक्वेटिक एनिमल्स ज्यादा नजर आएंगे. यानी पानी के अंदर कैसा है ना बेटा कि तुमको पेड़ पौधे कम नजर आएंगे, मछलियां ज्यादा नजर आएंगी. ओके, सो पेड़ पौधों का बायोमास कम होता है और मछलियों का बायोमास ज्यादा होता है, इसलिए वो पिरामिड ऐसा बनता है उल्टा. सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी और ओशनिक पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड. ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखो. नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. ये पिरामिड हमेशा सीधा होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा बेटा, ऊपर की तरफ. ऐसे याद रखो, जिंदगी में हमेशा एनर्जी बढ़ती रहनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए. एनर्जी कभी कम नहीं होनी चाहिए बेटा. ओके, चाहे कुछ भी हो जाए एनर्जी हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, ये याद रखो. अच्छा, अब ना तुमको चलो ये तो बेसिक पॉइंट है. एक और बात बताता हूँ, पिरामिड ऑफ नंबर भी ना कभी कभी उल्टा हो सकता है. पिरामिड ऑफ नंबर, उसका एक एग्जांपल है बेटा, सुन ध्यान से. So here we will write pyramid of number can also be inverted. अब इसका स्पेशल एग्जांपल देखो क्या है. अब इमेजिन करो there are many insects on a single tree. And there are few birds eating these insects. इन इंसेक्ट्स को खाने वाली बर्ड्स थोड़ी ही है बेटा. And there are very few parasites on these birds. ओके, यानी एक पेड़ के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. ओके, इंसेक्ट्स को खाने वाली बर्ड्स जो है वो कम है. बोला ना सर्दी खांसी हो गया, सॉरी. ओके, और कैसा है ना बेटा कि फिर ये बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट्स है वो उससे भी कम है, राइट. ओके, सो इन दैट केस तुम क्या देखोगे ना, नंबर तादाद के हिसाब से इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, उसके बाद बर्ड्स कम है और पैरासाइट्स और कम है, तो ये पिरामिड उल्टा जा रहा है. सो दैट्स व्हाई पिरामिड ऑफ नंबर कैन आल्सो बी इन्वर्टेड. ये याद रखना बेटा. चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट. अब हम बात करेंगे पता क्या, तो बोल. कार और साइकिल नहीं रे पागल. We will talk about carbon cycle. Teaching biology is just amazing. That's why even if we are having illness, सर्दी खांसी and all those, we like to teach. मजा आ जाता है, हेल्थ और इम्प्रूव हो जाता है. ओके, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन साइकिल. अच्छा, कार्बन साइकिल में बेसिक्स तो हमने कवर किया है. देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेटा. अब कार्बन साइकिल में तुमको क्या याद रखना है ना कि कार्बन साइकिल में एक टर्म है जिसको बोलते हैं सिंक्स. अभी सिंक क्या होता है कार्बन साइकिल में? ओके, सिंक वो सारी जगह होती है जहां पर कार्बन इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन.
अब लंबे समय के लिए तुमको कार्बन कहां पर मिलेगा बेटा? लंबे समय के लिए कार्बन तुमको मिलेगा बड़े बड़े पत्थरों के अंदर और फॉसिल फ्यूल्स के अंदर। सो रॉक्स एंड फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गए? इन दोनों को सिंक बोलेंगे, क्योंकि कई जमानों से ये अपने अंदर कार्बन को स्टोर करके रखे हैं बेटा। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? इसमें आएगा कोल, इसमें आएगा ऑयल और इसमें आएगा नेचुरल गैस। शॉर्ट में लिख दिया, समझ गया ना बेटा तू? अब तो तू समझता है ना बेटा? ओके राइट। सो कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओके, ये तीनों को मिलाकर हम लोग फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये कंबशन के काम आते हैं, यानी जलाने के काम आते हैं, और जब भी इनको हम जलाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। कोयला को जलाओगे तो ताकत मिलेगा, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये सबको बर्निंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है, 5.5 बिलियन tons of carbon is released during combustion of fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते हैं ना तो 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इज रिलीज्ड, ये याद रखो। अब इसमें से 3.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन remains in the atmosphere. तो जब भी तुम जलाओगे ना तो 5.5 बिलियन टन कार्बन निकलता है, उसमें से 3.3 जो है, 3.3 बिलियन टन हमेशा हवा में ही रहता है बेटा। अब बाकी बचा कहां जाएगा सर? रिमेनिंग कार्बन का क्या होगा बेटा? रिमेनिंग कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट और यू कैन से मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में ओशंस में पाया जाता है, और ओशंस में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द शेल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये समझे बेटा? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप लोग। लिया? ऑलराइट, आगे बढ़ते बेटा। तो अभी ये कार्बन साइकिल से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस साइकिल की, और फॉस्फोरस साइकिल के बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन के कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा बेटा, उस पे ध्यान देना। मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है ना? सर्दी की वजह से थोड़ा गला भी बैठा है, बट मैं उम्मीद करता हूं तुमको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी। आई होप आई एम नॉट साउंडिंग लाइक अमिताभ बच्चन। ओके फाइन, चलिए एनीवे मजाक मस्ती बाद में, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल का बेसिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। खाली इतना याद रखना, फॉस्फोरस साइकिल के वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। अब यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसा है कि अलग अलग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज, इसमें से जो कचरा निकलता है ना, उस कचरे के अंदर क्या रहता है? फॉस्फोरस रहता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी यानी फॉस्फोरस बेटा। ओके, अब एग्रीकल्चर में क्या एनपीके हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सो एग्रीकल्चरल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट में है ना फॉस्फोरस बहुत ज्यादा रहता है।
अब ये फॉस्फोरस जब हमारे वाटर बॉडीज के साथ मिक्स हो जाएगा, वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी रिवर, ओशन, लेक, ये सब के साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसके वजह से अब इस रिवर, ओशन, लेक के अंदर फॉस्फोरस का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। सो देयर इज हाई फॉस्फोरस, और ये हाई फॉस्फोरस होने की वजह से बहुत सारा एल्गल ग्रोथ होता है बेटा उसमें। सो एल्गल ग्रोथ टेक्स प्लेस, और जब इतना सारा एल्गे ग्रो होने लगेगा तो वो क्या करता है ना, पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि ये तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर रह रहे हैं, अब इनको भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो सारा ऑक्सीजन वो खर्चा कर देते हैं, जिसके वजह से पानी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अब इनको भी जरूरत है ना, डिमांड यानी जरूरत, इनको भी जरूरत है ऑक्सीजन की, तो ये पानी का सारा ऑक्सीजन खत्म कर देंगे। अब जैसे ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा ना, तो सारे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और इस यूट्रोफिकेशन में सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ है फॉस्फोरस का। हाथ ही नहीं है बच्चों, उसका पैर भी है, उसका फेफड़ा भी है, उसका चेस्ट भी है, उसका एब्डोमेन भी है। रिमेंबर द बेसिक पॉइंट दैट फॉस्फोरस इज द मेन न्यूट्रिएंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। चलिए मूविंग ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, अब ये देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने मेरे बेसिक लेक्चर में भी सिखाया, एक बार वापस से ना तुमको ब्रशअप करवा देता हूँ। ब्रशअप यानी ओके। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है बेटा? अब जैसे तू जिस बिल्डिंग में रह रहा है, आज से 50 साल पहले वहां बिल्डिंग नहीं थी, समझो वहां जंगल था। फिर जंगल से 100 साल पहले समझो वहां पे सिर्फ चट्टान था, बड़े बड़े पहाड़ थे और कोई जिंदगी वहां पर मुमकिन नहीं थी। फिर वो पहाड़ी एरिया में कुछ लाइकेंस, ओके, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे ग्रो होने लगे, कुछ प्लांट्स ग्रो होने लगे। फिर प्लांट से हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, पूरा जंगल, फॉरेस्ट बन गया। फॉरेस्ट के बाद बर्ड्स आए वहां पे उड़ के, बाकी के एनिमल्स रहने लगे। अब एनिमल में सबसे जंगली जानवर इंसान आ गया वहां पे। इंसान आया, उसने जंगल को काटा, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, फिर बिल्डिंग किसी को बेचा, उसके फ्लैट्स बेचे, वो फ्लैट्स उसने किसी और को बेचा, फिर फाइनली तूने वो फ्लैट खरीदा, अब तू वहां पे रह रहा है। सो उस जमीन पे शुरुआत से लेके अब तक देखो कितना बदलाव आया। ये जो बदलाव एक के बाद एक सक्सेसिव ऑर्डर में आता है ना, इंग्लिश में सक्सेसिव मींस वन आफ्टर अनदर। सो दिस ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज, ग्रेजुअल यानी धीमे धीमे, हौले हौले, ओके। सो ये ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल यानी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे पेड़ पौधे आए तो जंगल तो हो गई, आने वाले टाइम में जंगल है तो जानवर तो आएंगे, जानवर है तो इंसान तो आएगा ही, इंसान आया है तो कांड तो करेगा ही, जंगल तो काटेगा ही, बिल्डिंग तो खड़ा करेगा ही बेटा। सो ये जो बदलाव आता है ना इन स्पीशीज कंपोजिशन, वहां के प्राणी, वनस्पति, ओके, वहां के जीव जंतु में देखो कैसे बदलाव आया। स्टार्टिंग में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े वगैरह रहते थे, फिर पेड़ पौधे आए, फिर जानवर आए, बर्ड्स आए, ह्यूमंस आए। सो समय के साथ साथ ये बदलते जा रहा है और इस बदलाव को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। चलो फटाफट इसका डेफिनेशन एक बार रिवाइज करके लिख देते हैं। द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल change in species composition of a given area is called as ecological succession. इस इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो प्राणी वहां पे सबसे शुरुआत में रहने को आता है ना, उसको हम लोग पाइनियर बोलते हैं। यूजुअली ये पाइनियर कौन होते हैं? लाइकेंस और प्लांट्स होते हैं। और जो प्राणी एकदम आखिर में आता है, वहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है ना, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी।
और क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज यूजुअली फॉरेस्ट। ओके, दूसरी बात, ये सक्सेशन के दो टाइप होते हैं बेटा। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन विच इज ऑलवेज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन। सुना मेरी बात ध्यान से। अब प्राइमरी सक्सेशन मतलब वो एरिया में तुम सबसे पहली बार रहने आए हो। तो समझो अगर कोई एरिया है, ओके, और उस एरिया में तुम सबसे पहले रहने आए हो, वहां के तुमने पेड़ पौधे सब एडजस्ट करके वहां कुआं बनाया, खेती का सेटअप किया, झोपड़ा बनाया और तुम वहां पे रह रहे हो। फिर तुम्हारे बाद और भी बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी अपनी अपनी झोपड़ी और खेती और कुआं वगैरह ये सब बना लिया और पूरा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरुआत हो गया। इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। पर समझो किसी कारणवश फिर वहां तूफान आया, लोग वो गांव छोड़कर चले गए, और बहुत साल के बाद जब हालात वापस से फेवरेबल हो गया, जब हालात वापस से अच्छे हो गए, तब कुछ लोग वहां रहने आए। अब दूसरी बार जो लोग वहां पे रहने आ रहे हैं ना, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो ये लोग आए, देखा कि झोपड़ी थोड़ी बहुत तो बनी बनाई है, कुआं बना बनाया है, सूख गया है, तो इनको ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए प्राइमरी सक्सेशन में बहुत समय लगता है, तुम जाके खुद वहां सेटल होगे तो टाइम लगेगा, पर ऑलरेडी एक गृहस्थी वहां पे जमी हुई थी, उसके बाद तुम जाके उसको और थोड़ा चेंज करोगे, मैनिपुलेट करोगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। सो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में याद रखो, प्राइमरी सक्सेशन को टाइम लगेगा बेटा। ओके, राइट। सो प्राइमरी सक्सेशन इज स्लोअर, सॉरी, प्राइमरी सक्सेशन इज स्लोअर, टाइम लगेगा ना बेटा, देन सेकेंडरी सक्सेशन, ये याद रखो। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। नेक्स्ट, अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के ना स्टेप्स होते हैं। अब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, इसको है ना अच्छे से याद रख लेना। देख, पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं न्यूडेशन, इसको सीक्वेंस में याद रखना है। न्यूडेशन के बाद सेकेंड स्टेप जो आता है उसको बोलते हैं इन्वेजन। थर्ड, एकेसिस। फोर्थ स्टेप, एग्रीगेशन। फिफ्थ स्टेप, कंपटीशन। सिक्स्थ, कोएक्शन। सेवेंथ स्टेप, reaction, and eighth step, stabilization. सबसे पहले इसको बाय हार्ट कर लेना। ओके, NIEA, निया, इसको निया बोल दो, NIEA, निया। फिर दो में ले लो, कंपटीशन, कोएक्शन, रिएक्शन, स्टेबिलाईजेशन। ओके, अब न्यूडेशन क्या होता है? देखो, इंग्लिश के हिसाब से न्यूड, न्यूड यानी नो कवरिंग। जैसे हम जानवर या इंसान की बात करें तो अगर समझो क्लोथ्स का कवरिंग नहीं है, नंगे बदन को हम न्यूड बोलते हैं बेटा। वैसे ही समझो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी लैंड की बात करें, उस पे झाड़ी, उस पे फॉरेस्ट और ट्रीज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूड एरिया। सो न्यूडेशन क्या होता है? शुरुआत में न्यूडेशन ही रहेगा। न्यूडेशन यानी वो पूरा का पूरा एरिया कैसा है? बेयर एरिया है। सो बेयर एरिया मींस इट इज अनकवर्ड, इट इज अनकवर्ड बाय ट्रीज। ओके, अच्छा, अब उसके बाद वहां इन्वेजन होगा। इन्वेजन मींस टू एंटर। सो वहां कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म एंट्री मारेगा बेटा। ओके, और जो ऑर्गेनिज्म सबसे पहला एंट्री मारता है वो तो है लाइकेन। ओके, और लाइकेन वहां एंट्री मार के क्या करता है? जो न्यूड रॉक है यानी नंगा पत्थर जो है, बैड लैंग्वेज दैट इज, प्रॉपर लैंग्वेज इज बेयर रॉक। बेयर चट्टाने जो है ना उसको तोड़ के क्या कर देगा? मिट्टी बना देगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, और ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बेटा। ठीक है, तो ये याद रखना, इन्वेजन हो रहा है।
फिर एकेसिस में क्या होगा ना, एक बार मिट्टी बन गया ना, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एस्टेब्लिश्ड इन दैट एरिया। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे प्लांट और एनिमल उस एरिया में अपनी पकड़ जमा लेते हैं और वहां रहने लगते हैं बेटा। फिर एग्रीगेशन में क्या होगा ना, यही प्लांट्स और एनिमल्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा। So plants and animals increase in number, इनकी तादाद बढ़ेगी बेटा, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। फिर कंपटीशन में क्या होगा, जब तादाद बढ़ेगी तो एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ संघर्ष करेगा, कॉम्पीट करेगा जिंदा रहने के लिए। एक जानवर दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगा। अगर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा मीन्स इनसाइड, स्पेसिफिक यानी स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज अंदर ही अंदर अपनी ही स्पीशीज के साथ लड़ रहा है। एक मैंगो ट्री दूसरे मैंगो ट्री के साथ कॉम्पीट कर रहा है कि मेरे को भी पानी चाहिए, मेरे को भी सनलाइट चाहिए। एक टाइगर दूसरे टाइगर के साथ संघर्ष कर रहा है कि मेरे को भी शिकार करना है, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। और अगर ये दूसरे स्पीशीज के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक। इंटर मीन्स इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। जैसे अब मैंगो पपैया के साथ कॉम्पीट कर रहा है, ओके, टाइगर जो है लेट से वो चीता के साथ कॉम्पीट कर रहा है, यानी अलग अलग स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे कंपटीशन। अब कंपटीशन होने के वजह से व्हाट यू विल फाइंड इज कोएक्शन, एक प्राणी दूसरे प्राणी के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। सो हियर वन ऑर्गेनिज्म influences another organism। अच्छा, प्रभाव डालेगा यानी शायद वो उसको जिंदा रहने में सपोर्ट करे, शायद वो उसको जिंदा रहने में सपोर्ट ना करे, उसके कामकाज में और उसके सर्वाइवल में टांग अड़ावे बेटा। सो इट कैन बी अ म्यूचुअल बिहेवियर वेयर बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, और इट कैन बी अ पैरासाइटिक बिहेवियर जहां वो उसका न्यूट्रिएंट चोरी कर ले रहा है, उसका न्यूट्रिएंट सक कर ले रहा है, ओके। और इट कैन बी प्रे प्रीडेटर, शिकार शिकारी वाला संबंध। नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन में कैसा होगा ना, कुदरत धीरे धीरे बदलते जाएगा, ओके, इन प्राणियों के इन्फ्लुएंस के हिसाब से। सो रिएक्शन में एनवायरनमेंट गेट्स मॉडिफाइड and this environment gets modified due to influence of plants and animals। और लास्ट स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा। ओके, ये समझा? चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी यानी पहले, जिसको टाइम लगता है। प्राइमरी सक्सेशन इज स्लोअर देन सेकेंडरी सक्सेशन। और यू कैन से उल्टा, जब मैंने वहां फास्टर लिखा था ना, तब मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन। बात तो एक ही हो जाता है ना बेटा। ओके, प्राइमरी सक्सेशन का एक एग्जांपल है, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये प्राइमरी सक्सेशन अगर पानी में हुआ तो इसको हम लोग हाइड्रार्च बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी सक्सेशन अगर पानी में हुआ तो उसको हाइड्रार्च बोलते हैं। ओके, और अगर ड्राई एरिया में हुआ तो उसको ज़ेरार्च बोलते हैं। बेसिक्स में पढ़ा है हमने बेटा। हाइड्रा मीन्स वाटर और ज़ेरो मीन्स ड्राइनेस। पर ज्यादा सूखा भी नहीं, ज्यादा गीला भी नहीं, मीडियम कंडीशन है तो उसको बोलने का मैजिक। अब प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर यानी हाइड्रार्च सक्सेशन, इसका एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और सारे के सारे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में भी। ओके, जहां धीरे धीरे पानी के अंदर कैसे पूरा का पूरा फॉरेस्ट डेवलप होता है उसका सीक्वेंस है बेटा।
तो शुरुआत में पानी के अंदर क्या रहता है? शुरुआत में पानी के अंदर रहते हैं छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फिर उसके बाद क्या आता है? रूटेड। ओके, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, यानी जिनमें रूट्स हैं पर वो पानी के अंदर है। फिर इसके बाद आते हैं रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्स्ट देन वी हैव इज फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स। सो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ओके, फिर उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज। फिर उसके बाद मार्श मेडो स्टेज। देन कम्स herbs and shrubs, then comes the trees, और आखिर में आता है फॉरेस्ट। अब तुझे ना नीट एग्जाम में ये सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट है इमेजिनेशन। वो डायग्राम को ही याद रखो। स्टार्टिंग में फाइटोप्लैंक्टन रहेगा, यानी छोटा छोटा एल्गे वगैरह वो सब ग्रो होगा, ठीक है। फिर उस पूरे पानी में रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट जो पानी के अंदर है। फिर उसके बाद रूटेड फ्लोटिंग प्लांट जिनमें रूट्स हैं। फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। तो यहां तक तो क्लियर हो जाएगा। फिर आर और एम याद रखो। रीड स्वैम्प स्टेज, मार्श मेडो स्टेज। फिर तो इजी है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और फॉरेस्ट। अब कैसे ना बेटा, ये सीक्वेंस तो हमने पढ़ा है पर इसके एग्जांपल्स भी शायद आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो एग्जांपल ये याद रखना कि स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन जो है वो सबसे पहले रहने आए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे पाइनियर। और फॉरेस्ट एकदम आखिर में बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, अब रूटेड सबमर्ज्ड में एग्जांपल इज हाइड्रिला। रूटेड फ्लोटिंग में व्हाट वी विल टेक इज लोटस। फ्री फ्लोटिंग विल बी पिस्टिया। ओके, then reed swamp will be typhus or you can say typha। ये सब प्लांट्स का नाम है बेटा। marsh meadow will be cyperus, बाय हार्ट कर लो अच्छे से बेटा। herbs and shrub will be alnus, trees will be quercus। चल बाय हार्ट कर ले, अच्छे से बाय हार्ट कर ले, क्योंकि ये एग्जांपल भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। यानी सबसे पहला हाइड्रिला ग्रो होगा, फिर लोटस, फिर पिस्टिया जैसे पेड़ पौधे आएंगे, फिर टाइफा, टाइफा के बाद साइपेरस, आल्नस, क्वेरकस और लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी। चल बेटा लास्ट पार्ट। ऐसे ही सेकेंडरी सक्सेशन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल में याद रखो, शुरुआत में समझो एक जगह जंगल है, फिर वो जंगल में आग लग गई। तो क्या जंगल में आग लगी? भागो भागो भागो। नहीं भागो मत, लेक्चर बाकी है क्या, तू भी फालतू बात करते रहे। ओके, तो आग लग गई बेटा, फिर वो आग बढ़ गई। सो देन देयर इज सीवियर फायर, और इसके वजह से सारे के सारे पेड़ जल गए। ओके राइट, और पेड़ वेड़ जल गए, जानवर मर गए, यानी म्यूटेशन हो गया, वहां पे पूरा जंगल खत्म हो गया। अब बहुत साल बाद मिट्टी तो बची है वहां पे, फिर धीरे धीरे हर्ब्स और श्रब्स ग्रो होने लगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रीज ग्रो होने लगे। ट्रीज के बाद आया नेक्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं वुड लैंड स्टेज, और उसके बाद वापस से जंगल बन गया। तो देखो ना, यहाँ पर म्यूटेशन से जो जिंदगी शुरू हुई है, यानी पहले जिंदगी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी ना, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और ये सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर, यानी यहाँ से जंगल वापस से डेवलप होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी वहां पे जंगल था। ये समझे आप लोग? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन।
ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम, जहां पर आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल में बात किया है पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में। सबसे पहले पॉन्ड इकोसिस्टम के बाद हमने बात किया है 10% लॉ और उसके साइंटिस्ट दैट इज लिंडरमैन की। फिर एल्टन की बात की थी जिसने पिरामिड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए थे, वो हमने कवर किया बेटा। फिर उसके बाद कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल के कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने कवर किए। एंड देन फॉर द लास्ट पार्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसमें मेन न्यू पॉइंट है स्टेप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। और ये प्राइमरी सक्सेशन का सीक्वेंस तो अपने को पता है, एनसीईआरटी में दिया है, पर उसका एग्जांपल याद रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जब जब मुझे टाइम रहे बेटा, आई विल मेक मोर एडवांस लेक्चर्स फॉर यू, पॉइंट्स को और एक्सट्रैक्ट करके आई विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन रिमेंबर इट बेटा। पर ये याद रखो कि सारे लेक्चर्स देखते जाओ सीक्वेंस में बेटा, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, तब जाके आपका जबरदस्त फायदा होगा और नीट एग्जाम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। क्योंकि ईवीएस के चैप्टर्स है ना, यूजुअली बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और वहीं से ना वो मार खा जाते हैं बेटा। पर हम मार खाएंगे नहीं, हम मुश्किलों को मार देंगे बेटा। ठीक है, so that's all. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.